चलिए ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखो सिमिलरली अगर हम बात करें इस रोटी कपड़ा मकान के कंसेप्ट पे, हम बात करते हैं आपकी करियर की। अगर रोटी कपड़ा मकान आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, तो आपकी करियर के लिए क्या जरूरी है? करियर के लिए जरूरी है आपका पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोजेक्ट्स। अगर आप एकेडमिक की बात करो, अभी मैं खाली एकेडमिक की बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक करियर यानी जब मैं प्रोफेसर हूँ या कोई भी अच्छा एकेडमिशियन है, देखिए आप अगर टीचिंग में आ रहे हैं तो टीचिंग में आने का मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम ज्वाइन करते हैं, देन वी नीड सम प्रमोशंस आल्सो एज एसोसिएट प्रोफेसर, देन वी नीड अगेन प्रमोशन टू द प्रोफेसर, और फिर प्रोफेसर के बाद में वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हेड बनना है, या फिर आपको आगे जाकर के प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, चांसलर, और पता नहीं कहाँ डायरेक्टर जाके बन कुछ। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। तो एक जो भी आदमी फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करता है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो उसका एक कहीं ना कहीं एम होता है कि आगे जाकर के मैं कुछ हायर पोस्ट के ऊपर जाके एज ए प्रिंसिपल या वाइस चांसलर या कुछ जाकर के वहां पे बैठूं, ठीक है। और या फिर दिस इज अ प्रोसेस, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, देन यू बिकम डायरेक्टर, डीन और समथिंग लाइक दैट, देन यू बिकम प्रिंसिपल, देन यू बिकम प्रो वाइस चांसलर, देन यू बिकम चांसलर, देन देयर इज ए बिग वे टू गो, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है, देखो बेसिक ही बताऊं मैं आपको। अभी क्या होता है कि पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोजेक्ट्स, ये तीन चीज लिख लो आप चाहो तो, और प्रोजेक्ट क्या लिख लो, प्रमोशन चाहो तो, प्रोजेक्ट ऑब्लिक प्रमोशन। So we need three things in our academic career. First of all, we need publications. अब आप बोलोगे साहब अकेडमिक तो बोला ही नहीं आपने कि क्लास लेना, टीचिंग करना, अच्छा पढ़ाना, बच्चे पास हो जाएं, बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ये तो आपकी ड्यूटी है। अगर आप टीचर हो ना, अगर आप फैकल्टी मेंबर हो, तो फिर आपके बच्चों को पढ़ाना आपकी ड्यूटी है, उनको अच्छा पढ़ाना आपकी मॉरल ड्यूटी है, और आपके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो, आपके बच्चों की अच्छी जॉब लग जाए। जो बच्चे वीक हैं उनको आप कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो, जो स्ट्रॉन्ग है उनको आप टॉप करने के लिए कैसे तैयार करते हो, दीज आर द बेसिक ड्यूटीज। लेकिन उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एज ए एकेडमिक करियर। जो आपका एकेडमिक करियर है उसके लिए आपकी फर्स्ट ड्यूटी है पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने करियर को बहुत अच्छा लिफ्ट कर सकते हो। अब पब्लिकेशंस भी क्या होते हैं, पब्लिकेशंस आप जैसे मान लीजिए कि भी बात चल रही थी कि भाई आप कॉन्फ्रेंस में अपना वर्क पब्लिश कर सकते हो, आप जर्नल्स के अंदर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे तो कोई आपके अच्छे आर्टिकल्स हैं तो न्यूज़पेपर में आप अपने आर्टिकल्स वगैरह दे सकते हो। कई वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप ब्लॉग लिख सकते हो, वहां जाके अपना पब्लिकेशन आप दिखा सकते हो। देन कुछ जो अच्छा पब्लिकेशन उसको आप पेटेंट भी कर सकते हो। पेटेंट का मतलब क्या होगा कि आपने अपने पब्लिकेशन को रजिस्टर्ड भी करा लिया। अब वो पब्लिकेशन आपके अलावा कोई दूसरा करेगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और आपके उस पब्लिकेशन के आधार पर किसी ने कोई बिजनेस चालू कर दिया तो फिर आपको उसको रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि नॉर्मल पब्लिकेशन हो गया कि पेपर पब्लिश किया, एक हो गया पेटेंट। तो पेटेंट तो पेपर से भी ऊपर हो गया, यानी पेटेंट के बाद तो आपको दो चार पैसे की कमाई भी हो सकती है। तो दीज ऑल आर नोन एज पब्लिकेशन। बट पब्लिकेशन का नेक्स्ट पार्ट आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब जो भी आपने अच्छा काम किया, कुछ भी किया, जो भी आपने पब्लिकेशन किया, उस पब्लिकेशन को दुनिया रिकॉग्नाइज तो करे। तो रिकॉग्नाइज कब करेगी, जब आपका पब्लिकेशन अच्छे जर्नल्स में होगा। तो अच्छे जर्नल्स का मतलब क्या है, यूजीसी केयर की एक लिस्ट है, यूजीसी जो अपनी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसने बकायदा लिस्ट निकाल रखी है कुछ जर्नल्स की, ठीक है ना। या फिर कुछ इंडेक्सिंग एजेंसीज है जैसे स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, एससीआई, ठीक है। तो अगर आपके पब्लिकेशन स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में है, एससीआई इंडेक्स जर्नल्स में है, वेब ऑफ साइंस में है, या एटलीस्ट यूजीसी की केयर के जर्नल्स के अंदर है, तो इसका मतलब माना जाता है कि आपका पब्लिकेशन पहली बात तो ऑथेंटिक है, यानी कि पब्लिकेशन आपका अपने आप में क्या कहते हैं कि फर्जी नहीं है। ये क्योंकि आपने अच्छे जर्नल में पब्लिश किया है, अच्छी जगह पब्लिश किया, इसका मतलब आपका जेन्युइन वर्क था, उसका प्लेगिज्म चेक किया गया है, उसका रिव्यू किया गया है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। और जिन एक्सपर्ट्स ने रिव्यू किया है वो एक्सपर्ट्स एक तरीके से उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, इसको बोलते हैं पीयर रिव्यू करना। और एक होता है ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू का मतलब कि इधर व्हेन रिव्यूअर्स आर रिव्यूइंग योर पेपर दे डोंट नो हु आर यू, क्योंकि आपका नाम पता उनको रिवील नहीं किया जाता है। क्योंकि जो आपको जानता है वो तो उसका भाईबंदी भी कर दे, फेवर भी कर दे आपके साथ, ठीक है। लेकिन जो आपको जानता ही नहीं है उसके पास सिर्फ आपका काम जाता है, और वो खाली आपके काम को चेक करता है। और काम को चेक करने के लिए वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, इसको बोलते हैं पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस के थ्रू जब आपका काम चेक होता है और आपके बारे में चेक करने वाले को जानकारी भी नहीं है, तो सिर्फ वो आपके काम को देख करके यस या नो बोलता है। और जब उसने आपका पेपर सेलेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब आपके काम में दम था। और जब उस काम में दम था, उस काम को पब्लिश किया, ठीक है। और तो पब्लिश करने वाला जो व्यक्ति है जो इस प्रोसेस से यानी प्रॉपर रिव्यू करा रहा है, प्रॉपर काम को चेक कर रहा है, फिर पब्लिश कर रहा है, तो उस तरह के जो जर्नल्स हैं या जो भी उस तरह की जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है, वो तो कहलाती है ऑथेंटिक यानी ऑथोराइज। और उनको ऐसे जर्नल्स को या ऐसी ऐसी बॉडीज को चेक करता है यूजीसी। और यूजीसी ने अपने यूजीसी केयर नाम की लिस्ट निकाल रखी है, उस लिस्ट में उन सब जर्नल्स के नाम दे रखे हैं या उन प्रोसीडिंग्स के नाम दे रखे हैं जिनके पब्लिकेशन ऑथेंटिक है। तो एक तो आप लोग जब भी पब्लिकेशन करें तो आप ध्यान रखें कि हम पब्लिकेशन यूजीसी केयर से जो लिस्टेड जर्नल्स हैं उन्हीं में करें।
तो ये पब्लिकेशन करना सही जगह पे, गलत जगह पे नहीं करना, ये सब कहलाएगा रोटी की तरह। रोटी कपड़ा मकान 3 चीज थी ना। तो पहला स्टेप तो हो गया कि सही जगह मेरा काम पब्लिश हो जाए, इसका मतलब रोटी की व्यवस्था तो हो गई। अभी कपड़ा कैसे आएगा? कपड़ा इज नोन एज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि जो पेपर आपने पब्लिश किया, सही जगह तो पब्लिश किया, आपके पेपर को पब्लिश करने वाला ईमानदार आदमी था, अच्छा आदमी था, कोई गलत प्रैक्टिसेस नहीं करता, वो सिर्फ सही पेपर पब्लिश करता है। लेकिन वो जो जर्नल है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, उसकी भी क्या होता है कि इंडेक्सिंग होती है आगे जाकर के। और वो इंडेक्सिंग गूगल स्कॉलर में, आप जानते हो गूगल स्कॉलर में तो हर किसी जर्नल का नाम आ जाता है और हर किसी ऑथर का नाम भी आ जाता है, क्योंकि गूगल तो खाली क्या करता है कि भाई जो कुछ भी ऑनलाइन है, चाहे गलत था, चाहे सही था, चाहे फर्जी, चाहे ऑथेंटिक, चाहे कुछ भी, जो कुछ भी ऑनलाइन है उसको ढूंढ ढांड करके दिखा देगा आपको। दैट इज कॉल्ड गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग। तो गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग तो खाली अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी उसी को चेक करती है। लेकिन कुछ इसके ऊपर भी है, स्कोपस, एससीआई, वेब ऑफ साइंस, वो क्या करते हैं कि भैया पेपर जो था अवेलेबल अवेलेबल तो था, लेकिन उसके बाद में वो जो पेपर जिस जगह पब्लिश है, जिस जर्नल में, प्रोसीडिंग में, या जिस कंपनी के द्वारा पब्लिश है, जिस एडिटर के द्वारा पब्लिश है, उन एडिटर्स की ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में। तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से होते हैं फिर स्कोपस इंडेक्सिंग, वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग, या एससीआई की इंडेक्सिंग। ये 2-3 नाम ही बोल रहा हूँ, बाकी इंडेक्सिंग की तरह डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब आपका स्कोपस या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स पेपर्स के अंदर, यानी जर्नल्स में या प्रोसीडिंग्स के अंदर जब पेपर आपको पब्लिश होता है, तो क्या होता है कि जैसे अभी आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपको रिसर्च करते समय आपको जेन्युइन काम चाहिए, क्योंकि आपसे आपका गाइड बोलता है कि भैया लिटरेचर रिव्यू करो, और लिटरेचर रिव्यू में जो चीजें दिखाई गई है उन्हीं के आधार पर आपके पीएचडी का टॉपिक बनेगा। तो लिटरेचर रिव्यू अगर आपने गलत जगह कर लिया तो फिर आपकी पीएचडी गलत दिशा में चली जाएगी। तो आपका गाइड आपसे क्या बोलता है कि भैया लिटरेचर रिव्यू आप अच्छे पेपरों का करना। तो अच्छे पेपर का मतलब क्या? अच्छे पेपर का मतलब जो स्कोपस इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है, या एससीआई इंडेक्स है। तो जब उस तरह के पेपर्स में आप रिव्यू करते हो तो आपको अच्छा मैटर मिलता है, और फिर अच्छे मैटर के आधार पर आप क्या करते हो, अपनी पीएचडी को तरीके से आगे बढ़ाते हो। ऐसे ही क्या होता है, जब आप लोग अपना काम पब्लिश करोगे अच्छे जर्नल्स के अंदर, जो एससीआई या स्कोपस या वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग वाले हैं, तो जो अदर रिसर्चर्स हैं वो आपके पेपर को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन अदर रिसर्चर्स आपके काम को ऑथेंटिक कब मानेंगे या अच्छा कब मानेंगे? जब आपका काम एससीआई में, स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस के अंदर पब्लिश्ड है। तो जब आपका काम सही जगह पब्लिश होगा तो सही आदमी उस काम को डाउनलोड करेगा, उसको रीड करेगा, और जब आपके काम को कोई रीड करता है और वो काम उसके काम का निकलता है, तो वो उसमें कुछ मैटर को यूज भी करता है, और वो एक नया पेपर लिख रहा है या नई रिसर्च कर रहा है या नई थीसिस लिख रहा है, और वो मेंशन करता है कि भाई अपनी थीसिस में कि भाई एज पर मिस उमा एंड डॉक्टर राठौर, या एज पर मिस पूनम एंड मिस्टर नवनीत शर्मा, या एज पर मोनिका एंड नेहा तिवारी, दिस इज द थिंग्स लाइक दैट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इसको पब्लिश किया, और वो कहते हैं कि आउटकम ऐसा आता है, तो उसके आधार में भी ऐसे काम करना चाह रहा हूँ। इसको बोलते हैं साइटेशंस करना। जो नए रिसर्चर्स आते हैं, नए रिसर्चर्स एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स के पेपर्स को डाउनलोड करके पढ़ के अपनी रिसर्च में उन पेपर्स को क्या करते हैं, साइटेशंस करते हैं। और जब नए रिसर्चर्स आपके पेपर्स को साइटेशंस करेंगे, तो वो जो आपकी इंडेक्सिंग बॉडीज है, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या एससीआई, वो सब इसको देख रही होती है कि विजय सिंह जी का एक पेपर छपा था, उस पेपर को दुनिया के 50 लोगों ने साइट किया है, ठीक है ना। तो फिर वो जो पेपर साइट होते हैं ना आपके, जितने ज्यादा पेपर आपके साइट होंगे उतना ही आपका एच इंडेक्स और आई इंडेक्स बढ़ता है। अब ये एच इंडेक्स आई इंडेक्स क्या है वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन सिंपली मान लीजिए हम जब अकेडमिक करियर की बात करते हैं, तो अकेडमिक करियर में दुनिया को क्या पता कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पब्लिकेशंस के थ्रू दुनिया को पता लगता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पब्लिकेशंस अच्छे हैं, उन पब्लिकेशंस के अच्छे साइटेशंस हैं, तो आपने नोट किया होगा आपका एच इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे मेरा एच इंडेक्स पहले स्टार्टिंग में, आज से अगर 10 साल पहले की बात करो तो 1 था, ठीक है। फिर करते 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 अभी आज की तारीख में एच इंडेक्स हो गया मेरा 8। 8 का मतलब 8। और जब 10 को क्रॉस कर जाएगा, तो जैसे एच इंडेक्स 10 को क्रॉस कर जाएगा, तो दुनिया की कई ऐसी बॉडीज हैं जहां पे मैं आगे जाकर के कुछ अप्लाई कर सकता हूँ, या उनका मेंबर बन सकता हूँ, या फिर मेरा रिकॉग्निशन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं कपड़ा। इसको क्या बोलते हैं? कपड़ा। कपड़ा का मतलब जो हमको रिकॉग्निशन देता है, जिससे लोग हमको जानते हैं। रोटी तो खाली अपन ने अपना काम अच्छी जगह पब्लिश किया, वो रोटी वाला काम तो हो गया, लेकिन रिकॉग्निशन कब मिलेगा? जब आपने जो काम पब्लिश किया है वो जब साइटेशंस होंगे, और साइटेशंस के बाद में जब आपके जो इंडेक्सिंग है आपकी खुद की पर्सनल एच इंडेक्स या आई इंडेक्स, वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तो आपका रिकॉग्निशन वर्ल्ड लेवल पे हो जाएगा। उसका क्या फायदा होगा? भाई वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया बैठी है कुछ ऐसे एकेडमिशियंस को, रिसर्चर्स को ढूंढने के लिए, जिनको कि वो इनवाइट करते हैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, या फिर वो एज ए ऑथर उनको इनवाइट करते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि वो, कई बार क्या होता है कि इनकी गवर्निंग बॉडीज होती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह, उनमें अच्छे अच्छे मेंबर्स चाहिए होते हैं, अच्छे अच्छे एकेडमिशियंस चाहिए होते हैं। हमको भी चाहिए। हमारी आईआईएस यूनिवर्सिटी में, आईआईएस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के अलावा
दुनिया भर के लगभग ये मान लो 50 के ऊपर रेनाउंड जो एकेडमिशियंस हैं वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के मेंबर्स हैं। तो हम किनको इनवाइट करते हैं? जिनका साइटेशंस बढ़िया है, जिनका एच इंडेक्स बढ़िया है, जिनका प्रोफाइल एकेडमिकली दुनिया भर के अंदर अच्छे लेवल पे है। तो कुल मिलाकर के आपके मेरे साथ भी यही होगा कि जिस दिन हमारा प्रोफाइल बढ़िया हो जाएगा, हमारा एच इंडेक्स आई इंडेक्स बढ़ जाएगा, हमारे पब्लिकेशंस अच्छे हो जाएंगे, हमारे साइटेशंस अच्छे हो जाएंगे, तो लोग हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। दिस इज कॉल्ड कपड़ा इन माई लैंग्वेज। रोटी हो गया पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन हो गया आपका कपड़ा। अब मैं आता हूँ सीधा मकान के ऊपर। जिस तरह आपकी लाइफ के अंदर रोटी कपड़ा मकान तीनों चाहिए, ऐसे आपके एकेडमिक करियर के अंदर पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोशन। प्रोजेक्ट को प्रमोशन को अपन एक कैटेगरी में रखा है। अभी प्रोजेक्ट्स क्या है देखो, शायद आप में से कई लोगों को तो पता भी नहीं है, और जैसे नवनीत सर है, रुचि मैडम जो सीनियर लोग हैं, जो बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया है। अकेडमिक्स जो अकेडमिक होता है ना, जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर है मेरी तरह, ठीक है, उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो सोर्स ऑफ अर्निंग खाली सैलरी नहीं होती है। I have got opportunity to visit more than 10 countries, and in those 10 countries I visited more than 25 good universities like Oxford, Cambridge और ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी विजिट किया है। वहां पे जो प्रोफेसर होते हैं ना, उनकी सिर्फ सैलरी नहीं है। कनाडा में हम गए थे, कनाडा में एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लेटन। यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लेटन में एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर उसका नाम भूल गया मैं, जो कैथरीन कैथरीन बर्नाडे समथिंग नाम था। तो मैंने उनसे बातचीत चल रही थी, तो शी टोल्ड मी वी हैव द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ कनाडा। $1 million के प्रोजेक्ट है, $1 million। $1 million का मतलब यानी करोड़ों रुपए कंपनी ने आपको लाके दे दिए, और कंपनी बोलती है आप रिसर्च करो। आपको पता है ये AT&T बेल लैब से जो भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, आपकी VLSI चिप डिजाइनिंग, या आपकी जो कंप्यूटर की चिप डिजाइनिंग, या जो नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नए नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं, ये बेसिकली कहाँ होते हैं? अभी जावा भी कहाँ बनी थी? जेम्स गोसलिंग कहाँ थे? कहीं ना कहीं प्रोफेसर थे। आपके डेनिस रिची भी क्या थे? किसी न किसी AT&T बेल लैब में काम करते थे। तो बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, सीनियर एकेडमिशियंस, वही उन्हीं की जो रिसर्च है, उन्हीं की रिसर्च हमको इनोवेशन के रूप में, नए नए आविष्कारों के रूप में हमको बाहर आकर के दिखती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज या जो गवर्नमेंट्स हैं, वो फंडिंग करती है प्रोफेसर्स को कि भाई साहब आप ये रुपया लो, करोड़ रुपया, यू डू रिसर्च, ठीक है ना, एंड आउट ऑफ द रिसर्च यू मेक सम न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस, न्यू प्रोडक्ट्स, जिनसे कि दुनिया थोड़ी और बेहतर बनाई जा सके। तो वहां पे जो कंसेप्ट है इंडिया के बाहर, जो मैंने देखा कनाडा में, यूके में, यूएसए में, इन कंट्रीज में, तो वहां तो प्रोफेसर के पास या एकेडमिशियंस के पास में अनाप शनाप की फंडिंग आती है बाहर से, और उस फंडिंग को फिर जब वो खर्च करते हैं, क्या होता है देखो, अगर हम अपनी जरूरतों में लग गए ना कि साहब वो मकान की किस्त देनी है, मेरे को कार की किस्त देनी है, मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है, ये करना वो करना है, तो अगर ढंग से कमाई में लग गए, छोटी मोटी कमाई में, तो फिर अपन लोग बड़े काम तो कर नहीं पाएंगे। तो उनको पता है इंडस्ट्रीज को, और गवर्नमेंट्स को भी पता है कि ये प्रोफेसर है, इसके पास दिमाग है, और इसके पास एक टीम भी है स्कॉलर्स की। बट ये स्कॉलर्स की टीम और ये प्रोफेसर जो है, इनको अगर पैसे से फ्री कर दिया जाए तो ये काम अच्छा करेंगे। नहीं तो अगर सैलरी में लगे रहे, इंक्रीमेंट्स में लगे रहे, साहब क्यों इंक्रीमेंट नहीं हो रहा हमारा, 5th पे कमीशन नहीं लगा, 6th पे कमीशन नहीं लगा, 7th पे कमीशन लगा, अगर पे कमीशनों के चक्कर में पड़ गए ना, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर कंपनी क्या करती है, आपको बोलती है कि भैया ऐसा है विजय सिंह जी, ये लो 5 करोड़ रुपए, ये 5 करोड़ रुपए आप लो, और ये 5 करोड़ रुपए आपको 3 साल में खर्च करने हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और अब विजय सिंह जी की सैलरी की बात करो, तो सैलरी तो 1.5-2 लाख रुपए ये महीने की, तो साल भर की सैलरी कितनी होगी? 24-25 लाख रुपए। लेकिन आपको अपनी सैलरी का भी 10 गुना, लगभग 2.5 से 5 करोड़ आपको मिल रहा है, ठीक है, किसी कंपनी के द्वारा। कंपनी क्या बोल रही है, यू जस्ट इनको खर्च करना है आपको, और कोई नई चीज इनोवेट करके हमको लाके दिखानी, ठीक है। लेकिन आपको पता है वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ये जो भी लोग हैं, फंडिंग एजेंसीज, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे ब्रिटिश काउंसिल यूके हो, चाहे आपकी DAAD जर्मनी की संस्था है वो हो, ये सब लोग आपको जब देते हैं फंडिंग, तो फंडिंग के समय वो आपका क्या चेक करते हैं पता है क्या आपको? आपका रिकॉग्निशन लेवल, कि एज ए प्रोफेसर जो आपके पब्लिकेशंस हुए थे, क्या वो पब्लिकेशंस अच्छे साइटेशंस के रूप में बदले क्या, और वो साइटेशंस के बाद में आपकी इंडेक्सिंग अच्छी है क्या, ठीक है ना, और आपका ओवरऑल प्रोफाइल क्या है। तो आपका ओवरऑल प्रोफाइल अगर रिकॉग्नाइज हो चुका होगा, इसलिए मैं कह रहा था आपसे सेकंड स्टेप, पब्लिकेशन के बाद में रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि रिकॉग्निशन के बाद में क्या होगा, जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर लोग आपको फंडिंग करेंगे, और जब लोग आपको फंडिंग करेंगे, जब आपको प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे लाखों के, करोड़ों के, तो उन प्रोजेक्ट के थ्रू जो आप रिसर्च करोगे, उस रिसर्च में आपकी जेन्युइन रिसर्च होगी, और आप कुछ अच्छा काम भी कर पाओगे। और फिर वो उसके पब्लिकेशन जो होंगे ना, वो तो आपके एग्जिस्टिंग पब्लिकेशन को पता नहीं कितने फोल्ड बढ़ा देंगे। तो यू जस्ट इमेजिन, दिस इज द करियर ऑफ अ प्रोफेसर। और स्पेसिफिकली इन कंप्यूटर साइंस, ना कोई रिसोर्सेज चाहिए, ना कोई बड़ी बड़ी लैब्स चाहिए अपन को, ना कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए। हमको तो सिंपल एक कंप्यूटर चाहिए जो कि 16 GB रैम का हो, तो जिसकी हार्ड डिस्क भी नहीं चाहिए, आपका सब बिग डेटा के ऊपर था, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, और इंटरनेट का बढ़िया कनेक्शन चाहिए। यानी कि आप बहुत ही अच्छे, मतलब कम खर्चे के अंदर, लेस इक्विपमेंट्स के अंदर, सिर्फ एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, एक बढ़िया कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो आपके पास में, एक बढ़िया सा प्रिंटर हो, आप अपनी रिसर्च को आराम से कर सकते हो।
और फिर देश विदेश की सारी यात्राएं, वो सब किससे होती है? फंडिंग से। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स आ गया मेरे हिसाब से कौन सी कैटेगरी में? तीसरी कैटेगरी, मकान वाली कैटेगरी। रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज चाहिए थी। ऐसे ही एकेडमिक करियर में आपको चाहिए पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप एज ए फैकल्टी काम कर रहे हैं, आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं, तो आप मुझे बता दो कि आप इनमें कौन सी स्टेज के ऊपर हो। पब्लिकेशन तो आपका कितना है, रिकॉग्निशन आपका कितना है, और प्रोजेक्ट्स आपके पास कितने हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा आपका करियर एकेडमिकली सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा है तो फिर आपके लिए ये बेसिक बात है। मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस भी है, खुद ने भी बहुत कुछ सीखा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे सीखा, और जो उनसे बातें पता लगी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, देयर इज और बहुत सारे ट्रूथ हैं जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। बट मैंने आपको बेसिक ट्रूथ, जैसे ना रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक ट्रूथ, ऐसे ही एकेडमिक, पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये 3 चीज अगर कोई फैकल्टी कर रहा है, तो जिस भी किसी को टीचिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना है, नॉट ओनली टीचिंग, इंडस्ट्री के लोग भी है ना, अगर इंडस्ट्री के लोग भी पब्लिकेशन से आईबीएम में कोई काम कर रहा है, सन माइक्रोसिस्टम में कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, या इन्फोसिस में कोई काम कर रहा है, वो बंदा अगर अपने काम को पब्लिकेशन के रूप में लेके आ रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपके, हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर अनुभा जैन है, उनके जो हस्बैंड है मिस्टर विपिन जैन, विपिन जैन इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो एक अच्छी बहुत अच्छी जो जयपुर की रिनाउंड कंपनी है मेटा क्यूब, उसमें काम करते हैं। उनका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, मतलब 35-40 लाख से ऊपर का पैकेज है साल भर का। बट इवन आफ्टर दैट ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिसर्च। वो तो इंडस्ट्री में है, वो तो एकेडमिक्स में नहीं है। और उनके पब्लिकेशन साल में 3 या 4 पब्लिकेशन तो उनके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं, जर्मनी में, स्पेन में, यूरोप में और कई कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और फिर वो जब ये सारे काम कर रहे हैं, तो वो ये सब काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन। क्योंकि वो अपने पब्लिकेशन और रिकॉग्निशन के थ्रू आगे जा रहे हैं, वो भी ही कैन ऑल्सो गेट सम गुड प्रोजेक्ट्स। और मैंने प्रोजेक्ट के आगे एक बात और लिखाई थी, प्रमोशंस। प्रमोशंस का मतलब कि जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो जितना भी आप कमा रहे हो, तो आप उससे एक स्टेप आगे जाते हो। तो आपका स्टेटस अगर आपको एक स्टेप आगे लेके जाना है, या आपको अपने स्टेटस को प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी पब्लिकेशन और रिकॉग्निशन चाहिए। तो कुल मिलाकर के आई लाइक टू समराइज और आई लाइक टू कंक्लूड दैट अगर आप अच्छे पब्लिकेशंस करोगे और आपको अच्छे साइटेशंस मिलेंगे, तो आपका अच्छा रिकॉग्निशन होगा, और आपके अच्छे रिकॉग्निशन के आधार पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और आपका प्रमोशन भी उस तरीके से बड़े तरीके से हो जाएगा। अब एक बात आती है कई बार कि सब अभी कुछ स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा ना आपसे कि पीएचडी बड़ी है कि करियर बड़ा है, तो आपने कहा साहब करियर बहुत बड़ा है। तो बड़ा तो करियर है, बट हम सोच क्या रहे हैं खाली पीएचडी के बारे में। हम खाली क्या सोचते हैं कि साहब यूजीसी का रूल था, यूजीसी के रूल में लिखा हुआ था कि साहब एक पब्लिकेशन तो जर्नल में चाहिए, एक पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस में चाहिए, और एक पब्लिकेशन स्कोपस इंडेक्स होना चाहिए, यूजीसी के लिस्ट में नाम होना चाहिए साहब। तो अगर ये होगा तो हम हमारे काम को पब्लिश कराएंगे, अदरवाइज हम काम को पब्लिश नहीं कराएंगे। तो एक दो स्टूडेंट आए मेरे पास में कि सर वो तो अभी जैसे हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फिक्रेटीज के नाम से, 7-8 जनवरी को है वो, आईआईएस यूनिवर्सिटी में होगी, फिजिकल मोड पे कॉन्फ्रेंस है। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के कम से कम 10 से 12 देशों के लोग आ रहे हैं, और बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होने वाला है फिजिकल मोड पे। उसमें जो पब्लिकेशन है वो स्प्रिंगर एक कंपनी है, स्प्रिंगर की एलएनएस सीरीज है, जो कि स्कोपस इंडेक्स है और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है। यानी उसमें जब पेपर आपको पब्लिश होगा ना, तो जो रिकॉग्निशन की बात करते थे अपन लोग, वो रिकॉग्निशन आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। क्योंकि उस एलएनएस सीरीज में अगर आपका पेपर पब्लिश होता है, तो तुरंत वो स्कोपस में इंडेक्सिंग हो जाएगा सेकंड डे, और विद इन 1 और 2 मंथ में वो इंडेक्स हो जाएगा वेब ऑफ साइंस के अंदर। और वो जब वहां पे इंडेक्स हो जाएगा, तो पेपर आपका लोग डाउनलोड भी करेंगे, साइट भी करेंगे, और जब साइटेशंस होंगे तो आपका एच इंडेक्स, आई इंडेक्स अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब तो रिकॉग्निशन की जो प्रॉब्लम है वो इससे सोल्व हो जाएगी। बट लोगों का क्या सवाल आता है कि नहीं सर वो तो हमको तो हमारी यूजीसी के नॉर्म्स में लिखा हुआ है या पीएचडी के नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि आपका अगर पेपर जर्नल में पब्लिश होगा ना, तो हम उसकी पीएचडी को पूरा होना देंगे, अदरवाइज साहब वो तो जनरल में नहीं, इसलिए आपका वो पेपर जो है ना कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलो बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो रूल है या यूजीसी का जो रूल है वो आपकी पीएचडी को पूरा करने के लिए, कि भाई पीएचडी को पूरा करने के लिए एक जर्नल पब्लिकेशन, एक कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन चाहिए। ये तो मिनिमम 2 हो गए ना, ये तो मिनिमम रोटी हो गई। अपन को रोटी कपड़ा मकान तीनों चाहिए थे ना, तो आप क्या खाली रोटी की तैयारी करोगे क्या? आप क्या खाली पीएचडी को पूरा करने की तैयारी करोगे? अगर जिस समय आप 3 साल 4 साल अपनी पीएचडी कर रहे हो, तो जो पीएचडी के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आप पूरी करो, वो तो आपको करनी भी पड़ेगी, उसके बिना आपकी पीएचडी पूरी नहीं होगी। लेकिन क्या अगर आपको मौका मिलता है कि पीएचडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अलावा, मतलब कि अगर आपको मौका मिलता है कि रोटी के अलावा कपड़ा भी मिले, मकान भी मिले, तो नहीं लोगे क्या? यस या नो बताइए मुझे एक बार बोल के आप लोग। यस अगर आप सर, लेंगे, लोग डेफिनेटली हैं, लेंगे। फिर भी आई हैव गॉट द कॉल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से। और ये कॉल इंडिया से आती है, खाली इंडिया के बाहर से नहीं आती। आई डोंट नो इंडिया के बाहर के लोग इतने समझदार क्यों है। हमारे यहाँ पे मेरे पास चेन्नई से, आपके क्या कहते हैं, ये बैंगलोर से, गुजरात से, उधर जम्मू कश्मीर से, कई जगह से 2-4 कॉल आए कि सर वो तो आपकी कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन तो क्या है कि वो तो बुक प्रोसीडिंग्स है, वो तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है, हमारे तो पीएचडी में से लिखा होगा जनरल होना चाहिए साहब। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, पीएचडी में जनरल लिखा हुआ है, जनरल में पब्लिश कराओ आप, ठीक है, ये तो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग है।
लेकिन यहाँ पे आपकी व्यवस्था हो रही है कपड़ा और मकान की भी। आप मुझसे क्या पूछ रहे हो कि साहब रोटी की व्यवस्था करा रहे हो क्या? अरे रोटी की व्यवस्था तो कहीं से भी कर लोगे, कपड़े मकान की व्यवस्था जो कर रहा है ना आपकी, वो बड़ा है कि छोटा है? यस या नो? यस आप सर। एप्लीकेशन तो आप कहीं भी करा लोगे, लेकिन जो रिकॉग्निशन की और प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है, वो आपको सही चीज दे रहा है गलत चीज दे रहा है? तो मैं तो आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप ये जो स्प्रिंगर की एलएनएस सीरीज है, इसमें जो आप पेपर पब्लिश करते हो, वो तो स्कोपस की इंडेक्सिंग में जाएगा, वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग में जाएगा, तो आपका रिकॉग्निशन और पब्लिकेशन का जो लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और आप शायद अपनी पीएचडी पूरी करने के पहले पहले जब आपके ये स्कोपस इंडेक्सिंग के 3 या 4 पेपर हो जाएंगे ना, तो जैसे आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी, तो पीएचडी के बाद भी जिंदगी है और उसी के लिए आप पीएचडी कर रहे हो। आप जब कहीं अप्लाई करते हो किसी एनआईटी में, आईआईटी में या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, और जॉब के टाइम पे 4 लोग पीएचडी किए हुए आए, 3 लोग तो वो आए पीएचडी किए जो समझदार थे। इन्होंने क्या किया, यूजीसी केयर के चक्कर में, एक सिंपल जनरल था कोई, जिसकी कोई हाई फाई ना, ठीक है जनरल जेन्युइन था कोई यूजीसी केयर में, लेकिन इंडेक्सिंग का क्या, ठीक है ना? तो वो क्या किया उन्होंने, 3 जनों ने क्या किया, अपनी पीएचडी नॉर्मल तरीके से करी, यूजीसी केयर के अंदर गए, जर्नल्स में गए, पब्लिकेशन भी कराया, पीएचडी पूरी भी कर ली। चौथा जो बंदा था ना, चौथा बंदे ने क्या किया, यूजीसी केयर में उसके 1-2 पब्लिकेशन थे, उसके अलावा उसके ये जो कॉन्फ्रेंस, मेरी वाली कॉन्फ्रेंस हो रही है, मान लो बाकी और भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहां भी उसके 5-7 पब्लिकेशन थे, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे पीएचडी पूरा करने के लिए पब्लिकेशन करनी चाहिए। उसको क्या लगा, मुझे अपने करियर के लिए पब्लिकेशन करने। तो हुआ क्या, जब इंटरव्यू होता है, मैं तो कई इंटरव्यू कमेटी के अंदर एज ए एक्सपर्ट मेंबर बैठा हूं, मुझे पता है कैसे सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब 4 लोग पीएचडी के आ गए और एक ही आदमी चाहिए, तो फिर वो एक आदमी कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, वो किया जाएगा जिसका एच इंडेक्स, आई इंडेक्स या साइटेशन या पब्लिकेशन हाई लेवल के ऊपर है, ठीक है ना? तो वहां पे वो 14 बंदा सिलेक्ट हो गया। वो 14 बंदा कौन था, जिसने आके ये नहीं पूछा कि सर वो तो यूजीसी में तो ये नियम लिखा हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये नियम लिखा हुआ है कि एक जनरल का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ रोटी की व्यवस्था में रह गए, तो फिर रोटी खाते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कपड़ा मकान की व्यवस्था भी कर लोगे, यानी सिंपली अब पब्लिकेशन के साथ में रिकॉग्निशन एंड प्रोजेक्ट्स, इनकी व्यवस्था भी कर लोगे ना, तो आपका करियर एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और आई होप कि आप सभी लोग इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग एक अच्छे करियर की तैयारी कर रहे हैं। हम खाली पीएचडी को पूरा करने की तैयारी नहीं कर रहे या आपको खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हम एक अच्छे करियर की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं बताऊँ आपको, मेरा खुद का लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मैं भी शायद लगभग 20-22 साल एकेडमिक्स में हो गए, पीएचडी किए हुए मुझे 12 से 13 साल के ऊपर हो गए, मेरे अंडर में कम से कम 25 लोगों ने पीएचडी कर ली, ठीक है? लेकिन पिछले 5 साल में जो मेरे पब्लिकेशन है खुद के, 5 साल पहले मैं भी समझदार था आप में से कई लोगों की तरह, मेरा भी ये था कि नहीं जर्नल से, हम तो जर्नल से पब्लिश कराएंगे, हम कॉन्फ्रेंस में क्यों कराएं, कॉन्फ्रेंस से क्या होता है, वो तो कहीं कंसिडर ही नहीं होता है। लेकिन आप मानोगे नहीं, 2015 के बाद जो मेरे पब्लिकेशन थे, 2015 से लेकर के 2021 आ गया, 6 साल हो गए। वो 6 साल के पब्लिकेशन में मेरे जो 80% पब्लिकेशन है, 80%, वो सब ये स्प्रिंगर, IEEE, जो आपके क्या कहते हैं स्कोपस इंडेक्सिंग, वेब ऑफ साइंस की कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग्स के पब्लिकेशन है बेसिकली। और उन्हीं पब्लिकेशन के आधार पे मेरा जो एच इंडेक्स था, वो पहले, अगर 2015 के पहले का आप देखोगे ना, वो कंपेटिटिव स्टडी आई थी नेट के ऊपर, आप देख सकते हो, किसी का भी, मेरा भी देख सकते हो। 2015 के पहले जो मेरी इंडेक्सिंग थी, वो एच इंडेक्स था मेरा 1 और 2। अभी मेरा एच इंडेक्स चल रहा है 7-8 के आसपास। और उसी एच इंडेक्स के आधार पे एक ब्रिटिश काउंसिल है यूके के अंदर। तो ब्रिटिश काउंसिल क्या होती है, हर साल कुछ प्रोजेक्ट्स देती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। अभी हमको लास्ट वीक एक प्रोजेक्ट मिला है, जो कि है तो 15 लाख रुपए का, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 15 लाख का प्रोजेक्ट है। लेकिन वो इसी आधार पे मिला है कि विजय सिंह जी, आपका जो एच इंडेक्स है वो 8 है। पूरे राजस्थान से कम 10-12 एप्लीकेशन थी, पूरे इंडिया से 164 एप्लीकेशन थी, और 164 में से खाली 23 एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया गया है ब्रिटिश काउंसिल यूके के द्वारा। और राजस्थान से खाली अकेली एप्लीकेशन सिंगल अपने आईआईएस यूनिवर्सिटी की, जो मेरे थ्रू गई थी, ठीक है, और वो सिलेक्ट हो गई। कारण क्या था, एच इंडेक्स वाज 8 एंड पब्लिकेशंस वाज गुड, एंड दोज पब्लिकेशंस वाज 80% इन द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। तो अगर मैं सिर्फ उसी में लगाया था कि खुद की पीएचडी करनी है और मेरे बच्चों की पीएचडी करानी है, और मेरे बच्चों की पीएचडी मुझे करानी है, तो उनकी पीएचडी के लिए मुझे यूजीसी केयर और जर्नल्स वगैरह मैं इसी में लगा रहता है, तो फिर वो प्रोफाइल मेरा अपलिफ्ट कभी हो ही नहीं पाता। और वो प्रोफाइल अगर अपलिफ्ट नहीं होता, तो फिर मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं मिलता ब्रिटिश काउंसिल का। और अब देखो, इस ब्रिटिश काउंसिल के प्रोजेक्ट का सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि 15 लाख रुपए देंगे वो, और ये 15 लाख रुपए हमको 3 महीने में खर्च करने हैं, ये कंडीशन है उनकी। अब कंडीशन देखो कितना मजा आ रहा है कि 3 महीने में खर्च करने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, इस 3 महीने में आपको एक बार तो विदेश जाना पड़ेगा, जयपुर से लंदन जाना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी कंडीशन है। उस 15 लाख में से मुझे कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करने हैं जयपुर से लंदन जाने के लिए। अगर नहीं गया तो नहीं मिलेंगे बाकी 2 लाख। तो नहीं जाऊंगा क्या, बताओ मैं, आप बताओ, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा लंदन, अगर मौका मिलता है जाने का? और ऐसे ही जो लंदन की टीम है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की टीम जो है यूके की, वो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। उनको भी वो तभी मिलेंगे 15 में 2 लाख, जब वो कम से कम यहाँ पे आकर के
खर्च करेंगे पैसे को। यानी कुल मिलाकर आप देखो ना, रिकॉग्निशन का लेवल क्या चला गया, आपकी विदेश यात्राएं स्टार्ट हो गई, आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपके सारे 50 फायदे हो रहे हैं। वाई? बिकॉज आपके पब्लिकेशन पिछले 7-8 साल में स्कोपस और वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग के अंदर। और वो कब हुए? वो तब हुए जब हमने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चालू किया, वो पेपर्स को पब्लिश करना चालू। तो मैं सिंपल सा, और मैं तो बहुत छोटा एग्जांपल दिया है, ये जो प्रोजेक्ट है 15 लाख का, ये 3 महीने में खर्च करना है, उसके बाद सक्सेसफुली अगर खर्च कर लिया तरीके से बिना कोई गड़बड़ किए, तो फिर नेक्स्ट ईयर वी आर एंटाइटल्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग कोलैबोरेटिव ग्रांट, और वो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। और एक हमने प्रोजेक्ट अप्लाई किया अभी इटली के अंदर, इटली की कुछ यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो और यूनिवर्सिटी ऑफ मोलिस एंड द पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ बारी। तो वहाँ के 5 प्रोफेसर हैं और 3 प्रोफेसर आईआईएस यूनिवर्सिटी के, इंक्लूडिंग मी, डॉक्टर अमिता शर्मा है और एक श्रीमोई मैडम है जो बायोटेक्नोलॉजी में। हमने प्रोजेक्ट लगाया है इटालियन गवर्नमेंट के साथ में और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत के साथ में, 1 करोड़ 26 लाख का प्रोजेक्ट है। वो भी शायद 2-3 महीने में हमारा अप्रूव होकर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, एक साल में 2 प्रोजेक्ट आपको मिल गए लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। वाई? बिकॉज ऑफ दोज पब्लिकेशन। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम इसी में दिमाग लगाते रहते, जर्नल है कि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है कि बुक सीरीज है कि क्या है क्या है, मैं कहा कुछ भी है, आप सिर्फ एक ही दिमाग लगाओ, क्या स्कोपस की, वेब ऑफ साइंस की और एससीआई की इंडेक्सिंग है क्या? अगर आपने स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और एससीआई इंडेक्स सीरीज के पेपर्स में पब्लिकेशंस कराया है ना, तो आपका रिकॉग्निशन ऑटोमेटिकली हाई पे जाएगा। और उसके बाद में आपका जब रिकॉग्निशन आपका अच्छा हो जाएगा, तो आपको प्रोजेक्ट्स, प्रमोशन ऑटोमेटिकली सारे मिलते रहेंगे। ठीक है ना? तो मैं बहुत ही कम शब्दों में और कम समय के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चाहिए हमारी लाइफ को अच्छा सर्वाइव करने के लिए, ऐसे ही आपकी एकेडमिक लाइफ को अच्छा सर्वाइव करने के लिए या आपके एकेडमिक करियर को अच्छा अपलिफ्ट करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए: पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास वो ऑलरेडी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, मैं आपकी शुभकामनाएं देता हूं आपको। और अगर नहीं है तो देयर इज अ पाथ। पिछले 4-5 साल में मेरे जैसे कई लोगों ने कर लिया, और मैं तो खाली अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि मुझे अपने बारे में पता है सारा। अदरवाइज तो आपको मैं सैकड़ों एग्जांपल दे दूंगा जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, साउथ के हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं। बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशंस ओनली दे हैव गॉट गुड प्रोजेक्ट्स। और एकेडमिक्स में या फैकल्टी बनने के बाद में या टीचर बनने के बाद में यूनिवर्सिटीज के अंदर असली कमाई प्रोजेक्ट से ही है। हम क्या सोचते हैं कि साहब एक सैलरी मिलेगी, 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, नरेंद्र मोदी वहां से ऑर्डर करेगा, अशोक गहलोत यहाँ से उसको तनख्वाह को बढ़ाएगा और फिर मुझे सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी तो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर पर मंथ कभी नहीं होनी। और 2 लाख पर मंथ सैलरी के अंदर अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल सोच रहे हो तो नहीं जी सकते, दुनिया भर के टैक्सेस और लग जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमको ब्रिटिश काउंसिल बोल रही है कि आपको 3 महीने में 15 लाख खर्च करने हैं, अगर नहीं खर्च किए तो वापस ले लेंगे हम। कितनी अच्छी बात है। फिर वो ब्रिटिश काउंसिल बोल रही है कि अगले साल हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, अगर वो 1 करोड़ रुपए आपने 2 साल में खर्च नहीं किए तो वापस ले लेंगे हम। अरे हम क्यों नहीं खर्च करेंगे, हम तो खर्च करेंगे, जो फ्री के मिलेंगे तो क्यों नहीं खर्च करेंगे। लेकिन वो आपको फ्री के नहीं मिल रहे, वो आपको आपकी तपस्या के मिल रहे हैं जो आपने 15-20 साल तक की है। ठीक है ना? और जो आपने अपना रिकॉग्निशन के लिए जो आपने पूरा बाकायदा अपना वो क्या कहते हैं पूरा दिल खोल के लगाया ना, तब जाके वो आपको इस तरह के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं, आई विश, पर्सनली विश, कि जो हमारे बाकी कलीग्स हैं, चाहे आईएएस यूनिवर्सिटी के हमारे कलीग फैकल्टी, नवनीत शर्मा जी हैं, रुचि मैडम है, अनुपमा मैडम है, जो कुछ भी है, हम सब भी उस रास्ते पे चल रहे हैं। और आपको भी मैं ये करता हूँ कि जो लोग आप में से जो पीएचडी कर रहे हैं, अगर एकेडमिक्स में आपको आगे बढ़ना है तो फिर तो आपके लिए कंपलसरी है या पब्लिकेशन, रिकॉग्निशन, प्रोजेक्ट्स, तीनों पे ध्यान दो। और एकेडमिक्स में नहीं भी है, मैंने विपिन जैन का एग्जांपल दिया आपको, जो मेटाक्यूब में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। ठीक है? और ऐसे बहुत सारे आईबीएम में कई हमारे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, इसमें टीसीएस में कई फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, वो पब्लिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, खाली पीएचडी पे ध्यान नहीं देना। अगर ओनली पीएचडी पे ध्यान देने के चक्कर में आपने 1-2 पब्लिकेशन कर लिए और पीएचडी कर भी ली, तो उस पीएचडी को आप काम में ले नहीं पाओगे। आप सिंपली, आपके सामने कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो पीएचडी तो कर ली, 5-5, 6-6 साल भी हो गए और सिंपली कोई छोटी-मोटी नौकरी कर रहे हैं। और जो प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके वो जो भी ओनर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट कोई से भी हो, वो सिंपली बोलते नहीं आपका एपीआई अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप किसी की दया पे निर्भर हो गए ना, कि कोई आपका जो मैनेजमेंट है वो आप पे दया कर देगा तो आपका प्रमोशन कर देगा, उसने दया नहीं करी तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो दया पे निर्भर क्यों हो? आपका प्रोफाइल आप ऐसा बनाओ ना कि आपका प्रोफाइल देख करके ऑटोमेटिकली आपके ओनर को भी लगेगा कि यार ये जो आदमी मेरे सामने प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, ये आदमी मेरे सामने इतना पैसा कमा के ला रहा है। यूनिवर्सिटी का नाम भी तो होता है ना। आज हमारी यूनिवर्सिटी में अगर 1.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल से या भारत सरकार से, तो वो बच्चों की फीस के अलावा आ रहे हैं। तो जो बच्चों की फीस के अलावा जब 1.5 करोड़ रुपए लाके दोगे आप, और अगर एक फैकल्टी लाके दे रहा है और 10 फैकल्टी और लाके देंगे, तो 10 फैकल्टी का 15 करोड़ रुपए हो गया। जब वो 10 फैकल्टी 15 करोड़ रुपए लाके कमा के दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी उनका प्रमोशन नहीं करेगी क्या? ऑटोमेटिकली करेगी। और डर के मारे करेगी, कहीं छोड़ के चला नहीं जाए मेरे यहाँ से। ठीक है? क्योंकि जो दूध देने वाली गाय होती है ना, उसको लात भी खाते हैं, सुना ना अपने कहावत है राजस्थान के अंदर। तो जब गाय दूध देने वाली होगी ना, तो उसकी सब सुनेंगे। हम क्या, गाय बांझ बन के घूम रही है, दूध देती नहीं है, गोबर गोबर देती है खाली, और फिर वो गाय बोलती है हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो कहां से होगा प्रमोशन, बताओ मुझे आप।
ये कड़वी सच्चाई है, रिकॉर्डिंग हो रही मुझे पता है, आप चाहे इसको दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। तो हमको तो वो, एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? यस सर, इट्स द ट्रुथ। इट्स द ट्रुथ है। तो सीधी सी बात है कि अपन जिस दिन अपन लोग फ्रूटफुल बन जाएंगे खुद के लिए भी, और देखो संस्था का भला या देश का भला वही कर सकता है जो खुद का भला कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम चाहते नहीं, हम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, है ना, और खुद में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। आप तो अपना भला करो, आप अपने पब्लिकेशन अच्छे करो, आप अपने साइटेशन बढ़िया लेके आओ, आपका एच इंडेक्स बढ़ेगा ना। जैसे हमारे भी क्या यूनिवर्सिटी में, मान लो मेरा एच इंडेक्स 8 है, हमारे जो के शर्मा जी है उनका मान लो उनका 10 है, या भटनागर जी का 15 है, या हमारे जो 250 फैकल्टी है उन सबका एच इंडेक्स मिला के यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स बनता है। तो अगर यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स 25 से ऊपर हो जाएगा तो आपको पता है नेक में, एनबीए में, एनआईएफ में जो ग्रेडिंग मिलती है या फिर जो भी रैंकिंग मिलती है, उस रैंकिंग में भी एच इंडेक्स काम आता है, खाली प्रोजेक्ट की बात नहीं है। तो यूनिवर्सिटी को पता है कि मेरे यहाँ का एम्प्लॉय अगर अच्छे पब्लिकेशंस कर रहा है, उसके साइटेशंस बढ़िया हो रहे हैं, उसके पब्लिकेशंस अच्छे हो रहे हैं, उसकी एच इंडेक्सिंग बढ़ रही है, तो उसके आधार पे यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल भी बढ़ता है। तो यूनिवर्सिटी की ग्रेड भी बी से फिर ए हो जाएगी, ए से ए प्लस हो जाएगी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है हमारी ग्रेड ए प्लस हो जाए? और यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग के अंदर ये भी चाहिए कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में कितने प्रोजेक्ट्स आए, कितने करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए, कितनी कंसल्टेंसी आए, कितने पेटेंट्स किए, कितने पब्लिकेशंस किए। तो पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट्स, ये सब किससे आएगा? रिकॉग्निशन से। रिकॉग्निशन किससे आएगा? पब्लिकेशन से। पब्लिकेशन कहाँ कराऊं? तो जनरल में कराएंगे हम तो, क्योंकि हमारी पीएचडी पूरी नहीं होगी उसके बिना। तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, कि खाली पीएचडी पूरी करनी है कि लाइफ को पूरा करना है, खाली रोटी की व्यवस्था करनी है कि कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी करनी है। तो मैंने जो आपको पाथ बताया वो पाथ पूरा का पूरा रोटी, कपड़ा, मकान तीनों के लिए। और आपको जो पाथ फॉलो करना है वो किसके लिए करना है? यू डिसाइड योरसेल्फ। सो विद दैट आई कंक्लूड माय इंटरेक्शन। इट वाज नॉट अ स्पीच, इट वाज सिंपली इंटरेक्शन विद यू। आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, क्योंकि क्या था कि मुझे कुछ क्वेरीज मिल रही थी, तो ये रिकॉर्डिंग जो है आप अपने सेव कर लेंगे और भी कई जगह शेयर कर लेंगे, ताकि बाकी लोगों को जवाब मिल जाए जो बार बार पूछते हैं कि साहब कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में क्यों छपाएं, हम तो जनरल में छपाएंगे, यूजीसी का नियम तो ऐसे बोलता है, हमारी यूनिवर्सिटी का नियम तो ऐसे बोलता है। तो यूजीसी के नियम, यूनिवर्सिटी के नियम बिल्कुल सही है, लेकिन वो रोटी की व्यवस्था के लिए। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ रोटी, कपड़ा, मकान तीनों, ठीक है। सिर्फ पब्लिकेशन कराना है तो कहीं भी करा लो, लेकिन पब्लिकेशन के साथ रिकॉग्निशन भी चाहिए, तो फिर आपको स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस एंड एससीआई इंडेक्सिंग के थ्रू जाना ही पड़ेगा। और रिकॉग्निशन के बाद प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, फिर तो आपकी मजबूरी है कि आप एससीआई, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस इंडेक्सिंग के पेपर ही पब्लिश कराओ, ताकि आपको आगे जाकर के उसका फायदा मिल सके। अदरवाइज चॉइस इज ऑल योर्स। नाउ द स्टेज इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू आर मोस्ट वेलकम। या किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, मेरा काम तो हो गया पूरा। एनीबॉडी? Sir, it was very nice to hear you and got some great knowledge from your side. Thank you so much, sir. Anybody else? कोई क्वेश्चन पूछना हो? If you have any confusion, if you want to create any confusion, especially the scholars who have joined this year, if you have any questions you can ask from sir. Some of them know about already last sir, year. Yes. As sir, I have just taken the admission in PhD. So how can I keep myself on track? Like you have given good knowledge, but might be I can forget these things, or I will interact with my guide. But except all these things, how can I keep myself on right track so I can achieve all the things what you have told us? What can I do? लास्ट टाइम हमारी एक वो जो भी तनी आप उसमें शायद अटेंड कर पाए नहीं कर पाए, कि जो भी नए स्टूडेंट्स आए थे, दिलराज वर आल्सो नोट, आई थिंक यज्ञ रिमल एंड ऑल दीस स्टूडेंट्स वर देयर। तो हमने इसमें कहा था, Yes. we told about guide. तो गाइड में क्या होता है कि while doing your PhD you should be in contact with your guide। और गाइड का मतलब खाली वो गाइड नहीं है जो आपके सुपरवाइजर है, जिनका नाम आपने नीचे लिखा है कि मेरे को ये गाइड करेंगे। गाइड का मतलब होता है आपकी नॉलेज, आपकी बुक्स जो आप स्टडी करते हो, लिटरेचर रिव्यू जो आप डाउनलोड करके स्टडी कर रहे हो, आपके जो को स्कॉलर्स हैं जो आपके साथ पीएचडी कर रहे हैं, उनसे आप कितना मिलते हो, कितना अटेंड करते हो, कॉन्फ्रेंस आप कितनी अटेंड करते हो, वर्कशॉप्स वगैरह आपने अटेंड की कि नहीं की, ठीक है। और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके एग्जामिनर्स, और जो आपके जो गाइड हैं, उन गाइड के जो बाकी कलीग्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी पूनम है, पूनम आपके गाइड कौन है यूनिवर्सिटी में? नेहा तिवारी मैडम। नेहा तिवारी मैडम, ठीक है। तो आपकी एग्जैक्ट गाइड तो नेहा तिवारी मैडम हो गई, लेकिन अगर नवनीत सर है या रुचि मैडम है या मैं हुआ या अनुपमा मैडम है,
उनसे भी आप कम्युनिकेशन में रहो, क्योंकि हमसे भी कुछ ना कुछ चीजें आपको जाने अनजाने में मिलती रहेगी। आज जो अपना इंटरेक्शन किया 1 घंटे का, उसमें नेहा तिवारी मैडम तो नहीं थी आपके साथ में, लेकिन हम थे ना, तो हमसे कोई 4 बात आपने सुनी, वो भी तो आपके काम आएगी ना। तो सिंपली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जस्ट कीप इन टच विथ योर ओन नॉलेज, यानी इम्प्रूविंग योर ओन नॉलेज। अदर देन योर ओन नॉलेज, जस्ट गो टू द लाइब्रेरी, सी देयर जर्नल्स एंड आर्टिकल्स जो लोगों के पढ़े वो आपको स्टडी करने चाहिए, और रेगुलर आपको रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने चाहिए, उनको आपको स्टडी करना चाहिए। वही तो हो गया आपका सेल्फ। इस सेल्फ के अलावा यू शुड गो एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस। अभी एक 17 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस हो रही है जयपुर के अंदर। मैंने एक ऑफर भी दिया था कि हमारे जो IIS यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं उनका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें करवाया था कुछ लोगों का। पता नहीं आपने नाम लिखा है नहीं लिखा है उसमें, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिलेगा। शायद ये कमलेश जा रही है, Sir, ऋतुल पत्नी जा रहे हैं, अनुश्री भी जा my रही है name शायद। is given by my dad. हाँ तो आपका भी देखता हूँ, अगर सिलेक्शन होगा तो आपको भेज देंगे। कुल मिलाकर Sir, के given by ma'am. नहीं, आपका नाम तो क्यों नहीं, आगे वहाँ सिलेक्शन भी होना चाहिए। अभी वो क्या उनका क्राइटेरिया, तो वो अगर आप मैम जैसे ने अप्रूव। दिया था। हाँ जी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जस्ट कीप ऑन अटेंडिंग दोस कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है कि अभी तो आप खाली मुझसे अकेले से मिलो, लेकिन आपको विदेश के लोगों से मिलना है, जो आपको राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनसे मिलना है। कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी आते हैं, कुछ स्ट्रिंगर के एक्सपर्ट्स भी आते हैं, कुछ IEEE के एक्सपर्ट्स भी आते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के वो सारे के सारे लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में होते हैं। तो वहां पे आप उनको सुन भी सकते हो, उनसे मिल भी सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे कई अपने डाउट सोल्व कर सकते हो। और डाउट अगर नहीं भी है तो कम से कम कुछ नई बातें पता लगती है कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है। तो उसके लिए कीप ऑन अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है ना। तो जैसे आप ये 3 साल का आपका PhD का टाइम है, उसमें आपको आइसोलेशन में नहीं रहना, यानी अकेले नहीं रहना। अपन क्या करते हैं कि खाली गाइड से मिलते हैं कि ज्यादा थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, हर 6 महीने में आगे एक बार अपनी रिपोर्ट दिखा दी, वहां से PhD चल रही है। ऐसे PhD नहीं चलती। आपको यू शुड कीप इन टच विथ ऑल योर गाइड, योर कलीग्स, योर को रिसर्च स्कॉलर्स। आपके गाइड के जो कलीग्स हैं उनसे आप कनेक्शन में रहोगे। यू कीप ऑन अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेस। आप ये नियम बना लो कि हर 6 महीने में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करनी ही करनी है मुझे, हर 6 महीने में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जहां तक खर्चे की बात है तो बात हो जाएगी घूम फिर के वापस कि करियर की तैयारी कर रहे हो कि PhD की तैयारी कर रहे हो। अगर PhD की तैयारी कर रहे हो तो फिर कुछ करना ही नहीं है आपको, लेकिन आप करियर की तैयारी कर रहे हो तो इन 3 साल के टाइम में अगर मान लो आपने 3 से 5 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, ठीक है, आपके पब्लिकेशन भी 5-7 हो गए अच्छे अच्छे बढ़िया शानदार वाले, उन 5-7 में 2 तो हो गए आपके PhD के लिए और बाकी 4 हो गए आपके रिकॉग्निशन के लिए। वो जब उस प्रोफाइल को लेके आप जाओगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए, चाहे गवर्नमेंट में या कहीं पे भी, तुरंत सिलेक्शन होगा आपका। क्योंकि आप ये मान के चलना, जो आपके साथ PhD कर रहे हैं वो खाली PhD के नियमों से PhD कर रहे हैं, और आप क्या करोगे, PhD के नियम भी फॉलो करोगे प्लस एड ऑन भी करोगे। जहाँ पे खाने के साथ आइसक्रीम भी मिलती है ना, उसको लोग पसंद करते हैं। सिर्फ खाना मिलता है, उसको पसंद करें नहीं करें तो ठीक है करेंगे, लेकिन अगर आइसक्रीम भी मिलेगी साथ में 2-4 ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा ना। तो सिमिलरली आपकी जब PhD कंप्लीट हो तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है वो तो आप फुलफिल करो, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अबव अगर आपने मान लो 4 चीजें और कर ली तो फिर आपका रिकॉग्निशन, आप जो बाकी 15 लोग आएंगे PhD करके और आप 16 होंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे किसी भी जॉब के अंदर। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक ही मेरा मंत्र है, कीप इन टच, keep in touch with the guide, keep in touch with your own knowledge, keep in touch with your co-scholars, keep in touch with the conferences and keep in touch with the books, journals and articles जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फिर आप देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। ये Yes, सब हमने sir. करके देखा, इसके बारे में आपको कोई सूखा सूखा ज्ञान नहीं है। जो 20 साल में खुद ने किया था रिमेम्बर आपने जी। सर आई रिमेम्बर आपने 7 गाइड्स के बारे में बोला था। आई वाज देयर एट मीटिंग एंड उस टाइम पे आपने 7 गाइड्स बोले थे। आई रिमेम्बर दैट। यस यस, तो उसी का कह रहा हूँ मैं कि यू कीप इन टच विद ऑल दोस 7 गाइड्स, ठीक है ना। तो पूनम यू कैन आल्सो आस्क द मिनल एंड योर अदर सीनियर्स कि व्हाट आर Yes, दोस sir. 7 गाइड्स। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Any more questions if you want to ask? So in the last, I would like to invite you all for our own conference, that is Ficrities, on 7th and 8th January in IIS University campus. फिजिकल मोड पे होगी, ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस है, कुछ ऑनलाइन नहीं है इसके अंदर। हाँ ऑनलाइन करना पड़ गया तो करेंगे, हाइब्रिड मोड पे भी रहेगा। कुछ पेपर विदेश से आए, मतलब इटली से या वहां से यूरोप के देशों से पेपर आए हैं और वो लोग अभी इंडिया में ट्रेवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम उन लोग ऑनलाइन पेपर्स भी कर रहे हैं। और कुछ जो इंडियन हैं उनकी भी रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन भी करेंगे, बट बेसिकली कॉन्फ्रेंस होगी आपकी ऑफलाइन, ठीक है, और हाइब्रिड मोड पे होगी, फिजिकल मोड पे होगी। तो यहाँ पे वही कहना चाहूंगा आपसे कि कॉन्फ्रेंस खाली पेपर पब्लिश करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए नहीं होती है। लोग क्या सोचते हैं कि सर वो मैं तो अभी दिल्ली से यहाँ पे आऊंगी तो मैं वहीं से प्रेजेंट कर दूंगी नहीं पेपर। पेपर तो आप दिल्ली से प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो 50 लोग 100 लोग आएंगे उनसे मिलने का मौका तो आपको यहाँ पे आने के बाद ही मिलेगा। यहाँ पे आपको वो ऑनलाइन नहीं मिलने जाएंगे आप लोग, ठीक है ना।
तो अगेन एक मेरा बड़ा वो है, क्या कहते हैं, फेवरेट स्टेटमेंट है कि पब्लिकेशंस और प्रेजेंटेशंस आर द पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस। किसी भी कॉन्फ्रेंस में पब्लिकेशंस या प्रेजेंटेशंस होते हैं, बट दोज आर द पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, बट नेटवर्किंग इज द हार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस। और नेटवर्किंग का मतलब लोगों से मिलना, जानना, इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, दोस्तियां करना। यू नेवर नो कितने काम आते हैं। मुझे जो प्रोजेक्ट मिला ना भी, ये ऐसे ही मिला है। मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे कुछ प्रोफेसर मिले यूके के, और फिर उन प्रोफेसर के साथ में ये प्रोजेक्ट अप्लाई किया ब्रिटिश काउंसिल में, और वो मिल गया। अगर हम कॉन्फ्रेंस में जाते ही नहीं, उनसे मिलते ही नहीं, तो फिर उनके साथ में प्रोजेक्ट को अप्लाई कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें कंडीशन थी प्रोजेक्ट के अंदर कि यूके की कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उस यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर होना चाहिए, उसी के साथ में आप प्रोजेक्ट को अप्लाई करोगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। राजस्थान में कई लोग तो अप्लाई इसलिए नहीं कर पाए कि वो किसी को यूके में जानते ही नहीं थे, और हम कैसे जान गए? क्योंकि हम किसी कॉन्फ्रेंस में उन लोगों से मिले। तो ये कॉन्फ्रेंस पता नहीं आपको आगे जाके कितना रिजल्ट देगी। तो ये मत दिमाग लगाओ, आप तो सिंपल सा नियम बना लो कि 6 महीने में एक कॉन्फ्रेंस मुझे अटेंड करनी। और अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो ये कमलेश आपके साथ में है, पता है, आई डोंट थिंक शी इज देयर और नॉट, उससे आप पूछना। शी हैज अटेंडेड 1 और 2 कॉन्फ्रेंसेस सो फार, और वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद में उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हुआ है। आप पूछो, जाके मिलो उससे। और जो ये शायद सक्सेना, दीपिका सक्सेना, आपने भी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी, तो इनसे आप शेयर करना एक्सपीरियंस अपना, ये बताएंगे आपको कितना फायदा होता है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। ठीक है ना? So do this and you will see the miracles automatically. So with that, wish you all the best. Thank you so much and take care. Thank All to you be so much, sir. It's great WhatsApp to के hear you. group. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So, Thank you, sir. Madam, can I leave now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for Thank you this so much. wonderful session. Yes, sir. Any more questions you would like to ask? Anyone? Okay, sir. Yes, Then ma'am. See you all. Yes. Soon. And see you all in the conferences. ठीक है? मेरा तो yes. फेवरेट यही है। 7 और 8 जनवरी को आप सभी लोग मोस्ट नहीं, वेलकम बहुत है। अच्छे पॉइंट्स बताए हैं सर ने। प्लीज आप लोग इन चीजों को बहुत ध्यान में रखना एंड गेट इन टच विद ऑल द स्कॉलर्स ऑफ our department as well as the teachers, because everyone is helpful and it will be a good if you work in team, right? तो Yes, आप लोगों के कुछ भी अभी ऐसे डाउट्स होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी अगर मेरे अंडर कोई कर रहा है तो विजय सर के पास नहीं जा सकता है या कोई और है, तो वी आर ऑलवेज देयर, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, सो है ना? yes. So with ओके that, सर, thank you so much. Now I take your leave. Thank you so much. Bye bye and take care. Thank you, sir. Thank you so much. बाय, थैंक यू। Thank you so much, sir.